हेलो। नमस्कार आप सभी को। करंट अफेयर्स वार्षिकांक के इस सीरीज में स्वागत है आप सभी का। और आज लगभग 25 प्रश्न हमारी तैयारी के लिए हैं। लगभग 25 प्रश्न इस सेशन में रखे गए हैं और इन 25 प्रश्नों के माध्यम से निश्चित रूप से आप वार्षिकांक के तौर पे इसको आप कह सकते हो कि बेहतर विकल्प है ये आपका। और इन प्रश्नों के माध्यम से रिवीजन आपका बेहतर होगा। जिनको अभी यह उम्मीद है कि शायद इसमें कंप्लीट ना हो पाए, आप गलत हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपका समय हमारे पास पर्याप्त है। बहुत अच्छे तरीके से इस प्रकार से यदि हम 20 प्रश्न 25 प्रश्न देखते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हमारा रिवीजन हो जाएगा। आपको पता होगा कि बहुत सारी पुस्तिकाएं वार्षिकांक जो आती हैं उनको जो महत्वपूर्ण उसमें फैक्ट होते हैं उसको भी मैं आपको कराता हूं, तो वो भी पुस्तिकाएं हो जाएंगी। और इस सीरीज का यदि आप सहारा ले लोगे तो करंट अफेयर्स में चीजें आपकी लगभग लगभग आप कह सकते हो कि आपकी परीक्षा की मांग के अनुरूप मिल जाएंगी। अब शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की, ज्यादा समय ना लेते हुए। आज का पहला प्रश्न देखो, जब आप करंट अफेयर्स की सीरीज को देखते हो ना तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसमें इन्वॉल्व रहो। जब तक आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक चीजें आपकी बेहतर नहीं होंगी, तो आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। यहाँ पे प्रश्न यदि मैं दिखा रहा हूं तो प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हो क्रम से, साथ ही साथ आप इसको पेज पे नोट भी कर सकते हो। जब जरूर इन्वॉल्व रहना है, ये हैबिट आपको बनाए रखनी है। पहला प्रश्न आपके सामने है, बोला जा रहा है हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया। चलिए बताइए, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया ये आपको बताना है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया, चार विकल्प हैं आपके पास, इन चार विकल्पों में से आपको चुनाव करना है। आप जानते हैं जब राष्ट्रीय युवा दिवस की बात आती है तो स्वामी विवेकानंद का नाम आता है, आपको पता होगा। स्वामी विवेकानंद का नाम आता है क्योंकि ये जुड़ता है स्वामी विवेकानंद से। और स्वामी विवेकानंद के बारे में आप निश्चित तौर पे काफी जानकारी रखते होंगे क्योंकि आपने इतिहास को अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम उस दिशा में नहीं जा रहे हैं। तो इसका संबंध है स्वामी विवेकानंद से। और आपको बता दें, बात हो रही है राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये मनाया जाता है कब। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा सभी। यह मनाया जाता है 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। और 12 जनवरी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको रट जाइएगा। एक जानकारी आपको और बता देता हूं कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव भी मनाया जाता है, आपको पता होगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव भी मनाया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि इस वर्ष का राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहां मनाया गया, किस स्थान पे मनाया गया? यदि आप बता पाएंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा, तो जवाब जरूर दीजिएगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहां मनाया गया? राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहां मनाया गया ये आपको बताना है। ठीक है, अब राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये आप बताओगे, आज का आपका पहला होमवर्क है। और यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको और बता देता हूं, क्योंकि हम जनवरी माह के घटनाक्रम की बात कर रहे हैं। और जब जनवरी माह के घटनाक्रम की बात करते हैं तो 9 जनवरी का जो दिन है ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। 9 जनवरी का दिन क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि इस दिन हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। और प्रवासी भारतीय दिवस जो इस बार मनाया गया, हालांकि हम वार्षिकांक देख रहे हैं, पिछला देखना चाहिए लेकिन नहीं, वर्तमान को हम देख रहे हैं क्योंकि यहीं से प्रश्न बनेगा। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया गया, सबसे पहली बात कि कहां पे मनाया गया, इस पे गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में कौन आया, चीफ गेस्ट इसमें कौन था। ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस में यदि हम बात करें तो मोहम्मद इरफान अली का नाम याद रखिएगा, मोहम्मद इरफान अली। और मोहम्मद इरफान अली ये हमारे चीफ गेस्ट थे, इनका नाम आपको याद रखना है। कौन थे ये मोहम्मद इरफान अली? तो गुयाना के ये राष्ट्रपति थे, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए गेस्ट ऑफ ऑनर कौन था, तो गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आप नोट कर सकते हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। क्या नाम है इनका? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक है, तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है ये गेस्ट ऑफ ऑनर थे, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसका आयोजन कहां पे हुआ, तो इसका आयोजन हुआ इंदौर में। ठीक है, ये हम इस दिन को क्यों मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस हम 9 जनवरी को क्यों मनाते हैं, तो याद रखना है क्योंकि महात्मा गांधी इसी दिन भारत वापस लौटे थे, इसी उपलक्ष्य में इस दिन को हम मनाते हैं। एक प्रश्न और आपसे बन सकता है और यहाँ पे निश्चित तौर पे आप गलती कर बैठोगे। यह तो हो गया प्रवासी भारतीय दिवस। एक दिवस होता है जिसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस। याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस। और अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी हाल ही में मनाया गया, ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है।
तो प्रश्न जरूर ध्यान से देखना है कि राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस की बात हो रही है या प्रवासी भारतीय दिवस की बात हो रही है, और उस अनुरूप अपना उत्तर आपको देना है। तो इतना आपको याद रखना है। और जब प्रवासियों की बात हो रही है, आपको बता दें कि सबसे ज्यादा आज के समय में सबसे ज्यादा प्रवासी यदि कहीं रह रहे हैं तो वो तुर्की देश आपका आता है, क्योंकि जब उथल पुथल मची हुई थी इस रीजन में तो सबसे ज्यादा जो प्रवासी गए वो तुर्की में गए। इसके बाद यदि देखें तो बांग्लादेश का नंबर आता है। बांग्लादेश में भी रोहिंग्या की बहुत ज्यादा आबादी है, कॉक्स बाजार वाला जो इलाका है, ठीक है। और भाषण 4 द्वीप की बात आपने सुनी होगी पिछले दिनों, जहां पे रोहिंग्या को बसाने की बात बांग्लादेश कर रहा है, क्योंकि कॉक्स बाजार से क्या हो रहा है, रोहिंग्या पूरे बांग्लादेश में फैल रहे हैं और बांग्लादेश सरकार का प्रयास है कि उनको सीमित क्षेत्र में रखा जाए, और इसके लिए इन्होंने भाषण 4 द्वीप का चुनाव किया है और उस वहां पे कुछ लोगों को भेज भी दिया है, जिससे उनको हम अच्छे से नियंत्रित कर सकें, उनको पूरे बांग्लादेश में फैलने से हम रोक सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, हाल ही में सोलर कंपास नामक मैगजीन किस संस्था द्वारा निकाली गई? चलिए बताइएगा, सोलर कंपास नामक मैगजीन किस संस्था द्वारा निकाली गई है, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, सोलर कंपास नामक मैगजीन किस संस्था द्वारा निकाली गई है? फास्ट जवाब सभी का आना चाहिए। 4 विकल्प यहाँ पे हैं, इन 4 विकल्पों पे चुनाव करना चाहिए। याद रखिएगा, ई विकल्प, यदि आप बिहार राज्य विशेष से हमें देख रहे हैं तो आप ई विकल्प को यहाँ पे कंसीडर करेंगे। अन्य राज्यों से यदि आप हैं तो आपको ई विकल्प को छोड़कर ही विचार करना है। ठीक है, चलिए बताइएगा, सोलर कंपास नामक मैगजीन किस संस्था द्वारा निकाली गई? देखो, सोलर कंपास नामक मैगजीन की बात करें तो ये निकाला गया है ISA द्वारा। ठीक है, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस या अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा निकाला गया है। ISA का हेडक्वार्टर की यदि हम बात करें तो गुरुग्राम में देखने को मिलता है। ठीक है, गुरुग्राम में देखने को मिलता है। ये कहाँ पे है? हरियाणा में है, ये आपको पता होना चाहिए। तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है और इसी के द्वारा ये मैगजीन निकाली गई है। यदि पूछ लिया जाए आपसे कि ISA का सदस्य बनने वाला 102वां देश कौन सा है, याद रखना है 102वां देश कौन सा है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। एंटीगुआ और बारबुडा, एंटीगुआ एवं बारबुडा इसका सदस्य बनने वाला 102वां देश है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 3। बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे होंगे कि समय लग रहा होगा इसमें, लेकिन भैया एक प्रश्न से काफी सारे फैक्ट आप देख रहे होंगे, और जब आप कई सारे फैक्ट देख रहे होंगे, यदि मैं चाहता तो एक ही प्रश्न में जितने फैक्ट बता रहा हूं उससे 3 से 4 प्रश्न बन सकते थे, लेकिन उसका वो जो चर्चा होती वो उतनी सार्थक नहीं रहती, इसीलिए इस तरह का प्रयास किया गया है। $3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण करने वाली विश्व की पहली कंपनी कौन सी बनी है? यदि आप रेगुलर हमारे करंट अफेयर से जुड़े हैं तो आपको देखने को मिलता है कि वहां पे तो बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है, यहाँ पे तो बस सीमित डिस्कशन है। $3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण की बात हो रही है, और आपको बता दें $3 ट्रिलियन मतलब जितना भारत की जीडीपी है, कुल जीडीपी भारत की जितनी है उतने की बात हो रही, लगभग $3 ट्रिलियन की बात हो रही है, और भारत की जो जीडीपी है लगभग इतने के बराबर है। मतलब ये जो कंपनी है ये भारत के जीडीपी के बराबर हो गया है इसका बाजार पूंजीकरण। ये कंपनी कौन सी है? तो याद रखिएगा, ये कंपनी है जिसके CEO हैं टिम कुक। कौन है? टिम कुक। इसके CEO हैं टिम कुक, और ये कंपनी है आपका एप्पल। तो सी विकल्प आपका सही उत्तर है। चलिए इसको बताइएगा, भारत का पहला हेली हब कहां खोला जा रहा है? यदि आप अब इस क्षेत्र के नजदीक हैं तो आप हेलीकॉप्टर सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, ठीक है, अपने गंतव्य को लेकर। तो ये कौन सा राज्य है जहां पे हेली हब की शुरुआत की गई है, आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड। इन्हीं में से आपको जवाब देना है। चलिए बताइएगा कौन सी कंपनी है, और आपको बता दें FCI, FCI का नाम तो आपने सुना होगा। FCI ने जो अपनी पहली क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी बनाई थी वो इसी राज्य के उसी शहर में बनाई थी जहां पे ये हेली हब शुरुआत हो रहा था। इसको भी याद रखना है कि FCI ने अपनी पहली जो क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी बनाई है वो इसी शहर में बनाई है, और ये शहर आपका है कौन सा? ये शहर है गुरुग्राम। और गुरुग्राम की जब आप बात करते हो किस राज्य में है, अभी हमने चर्चा किया था पिछले प्रश्न में, ये संबंधित है हरियाणा से।
तो इसका जवाब हो गया हरियाणा। मतलब हेली हब सेवा भी हरियाणा में शुरू हो रही है, और एफसीआई ने जो अपना पहला क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी बनाया है वह भी यहीं पर बनाया है। ये जानकारी दोनों याद रखनी। हरियाणा की जब बात कर रहे हैं, आपको पता होगा एक मेला लगता है जिसको बोलते हैं सूरज कुंड मेला। क्या आप बता सकते हैं ये कहाँ पे लगता है? इस समय चल रहा है सूरज कुंड मेला, किस राज्य से संबंधित है और किस जिले में लगता है? ये आपका होमवर्क है, बताइए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइएगा। बोला जा रहा है हाल ही में भारत ने किस देश में त्रिनकोम्बाले ऑयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? बताइएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है, इसलिए जवाब सभी का आना चाहिए। चलिए बताइएगा, कौन सा देश है? मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस, बांग्लादेश, इनमें से कौन सा है आपको बताना। ये देश वही है जिसके साथ हम सिलिनेक्स नामक अभ्यास करते हैं। और सिलिनेक्स नामक अभ्यास की बात करें तो ये हम करते हैं किसके साथ? श्रीलंका के साथ। मतलब इसका सही जवाब क्या है? श्रीलंका है। श्रीलंका की जब बात करते हैं तो श्रीलंका भारत से पाक जल संधि के माध्यम से अलग होता है, यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। इसके साथ साथ यहाँ पे मालदीव भी दिया हुआ है। मालदीव के साथ भी हम एक सैन्य अभ्यास करते हैं जिसका नाम है एक्वाबेरिन। यह भी आपको याद रखना है कि यह हम मालदीव के साथ करते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका में हम श्रीलंका में हम ऑयल टैंक फॉर्म बना रहे हैं। कुल मिला के 99 ऑयल टैंक फॉर्म बनाने हैं, और ये रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां श्रीलंका में लगातार चीन का निवेश बढ़ता जा रहा है, चाहे वो कोलंबो पोर्ट की बात करें, चाहे वो हम्बनटोटा की बात करें, तो उस संदर्भ में हमें यह फील्ड बनाने का मौका मिला है। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारे विदेश नीति की, हमारे कूटनीतिक जीत है, और उसको उसी संदर्भ में देखना चाहिए। तो श्रीलंका आपको यहाँ पे याद रखना है। प्रश्न संख्या 6। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को बाजरे का साल घोषित किया है? बताइए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को बाजरे का साल घोषित किया है आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, सभी को जवाब देना है, अनिवार्य रूप से जवाब देना है। जितना आप इन्वॉल्व रहोगे उतनी चीजें आपकी बेहतर होंगी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात आ रही है, किस वर्ष को बाजरे का साल घोषित किया है? चले बताइए, किस वर्ष को बाजरे का साल घोषित किया है? यदि आपको डिटेल जानकारी चाहिए प्रत्येक प्रश्न के रूप में, तो निश्चित रूप से आपको प्रतिदिन का जो हमारा लाइव सेशन होता है उससे जुड़ना चाहिए। हालांकि ये लाइव सेशन हमारा प्रभावित है पिछले 3 से 4 दिनों से, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं अब ईयरली के बाद, तो उसको वहां से जुड़िए, वहां पे प्रत्येक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी मिलती है। बताएं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को बाजरे का साल घोषित किया है? देखो, सबसे पहली बात, एक प्रश्न बन सकता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रमुख कौन है वर्तमान समय में? किस सत्र के लिए? सत्र देके भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा 77वें सत्र की बात हो रही है, तो इसके प्रमुख कौन है, इनका नाम भी आपको याद रखना है। इनका नाम है कसाबा कोरोसी। क्या नाम है? कसाबा कोरोसी। कसाबा कोरोसी ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के लिए जो है अध्यक्ष बने हैं। इनका नाम आपको याद रखने की जरूरत है। और बोला जा रहा है बाजरे का वर्ष, ईयर ऑफ मिलेट्स की बात हो रही है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया है। ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाने का फैसला लिया। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको बताएं, भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स कौन सा है? भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स कौन सा है? अब यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स कौन सा है यह भी जानना है, साथ ही साथ उस कंपनी के भी बारे में पता होना चाहिए कि वो कंपनी कौन सी है। क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स कौन सा है और करेंसी कौन सी है, यह भी आपको बताना है। चलिए बताइएगा, भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स कौन सा है? भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स कौन सा है? याद रखिएगा, ये भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स है, इसका नाम है IC15। क्या नाम है? IC15, हिंदी में ऐसे लिखा जा सकता है, तो दोनों आपको याद रखना, IC15। और यदि पूछ लिया जाए कि किस कंपनी ने इसको लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा ये कंपनी है क्रिप्टो
वायर। ठीक है, कौन सी कंपनी है? क्रिप्टो वायर ये कंपनी है, इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया। तो इंडेक्स इनमें से कौन सा है? IC 15 इंडेक्स है और जारी करने वाली कंपनी का नाम है क्रिप्टो वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आधारशिला किस विश्वविद्यालय में रखी गई? चलिए बताइएगा। कल्पना चावला के नाम पर एक स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की आधारशिला कहां रखी गई है, आपको बताना। फास्ट जवाब दीजिएगा। 4 विकल्प हैं: चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय। चले फास्ट जवाब दीजिएगा, सभी को जवाब देना। देखो जितना इन्वॉल्व रहोगे उतनी चीजें बेहतर रहेंगी और प्रयास यही करना है सबको कि इसी क्लास से मैक्सिमम चीजें आप लेकर जाओ। देखिए इसका सही उत्तर है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, डी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताइएगा। हाल ही में किस राज्य में स्थित जैतापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के क्षमता विकास के लिए भारत सरकार ने फ्रांस के साथ समझौता किया है? क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बोला जा रहा है हाल ही में किस राज्य में स्थित जैतापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। आपसे जैतापुर के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य में स्थित है और क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसका क्षमता विकास किया जा रहा है और इसके लिए भारत सरकार ने फ्रांस के साथ समझौता किया है। तो जैतापुर कहां पे है? न्यूक्लियर पावर प्लांट जैतापुर कहां पे है, आपको बताना है। 4 राज्य हैं, इन 4 राज्यों में से आपको चुनाव करना है। चलिए बताइएगा। और आपको बता दें यहाँ पे कुल 6 यूनिट लगाई जा रही है, 6 यूनिट बढ़ाई जा रही है। और प्रत्येक यूनिट की जब हम बात करते हैं तो प्रत्येक यूनिट में 1650 मेगावाट का उत्पादन होगा। प्रत्येक यूनिट से 1650 मेगावाट का उत्पादन होगा। और कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो 9900 मेगावाट क्षमता यहाँ पे अतिरिक्त विकसित की जा रही है। और इसी के साथ ये भारत का सबसे बड़ा, सबसे अधिक क्षमता वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट हो जाएगा। चलिए बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा हो जाएगा। और आपको बता दें, चाहे आप जैतापुर की बात करो चाहे आप तारापुर की बात करो, तारापुर और जैतापुर दोनों कहां पे हैं? दोनों हैं महाराष्ट्र में। तो इसका सही उत्तर है सी। ठीक है, बाकी यूपी में भी एक है, उसको देख लीजिएगा। तमिलनाडु में भी है, उसको भी याद कर लीजिएगा। इसको बताइएगा, भारत का पहला स्मोक फ्री राज्य कौन सा बना है? भारत का पहला स्मोक फ्री राज्य कौन सा बना है? स्मोक फ्री राज्य का मतलब यहाँ पे संबंधित है जो कि प्रत्येक जो हाउस होल्ड है ना, वो अब यहाँ पे गैस सिलेंडर LPG का प्रयोग कर रहा है। अब लकड़ी पे किसी का किचन नहीं चल रहा है, लकड़ी पे खाना नहीं बन रहा है, लकड़ी पे किचन संचालित नहीं हो रहा है। मतलब सारे के सारे जो हैं वो अब सिलेंडर पर, गैस सिलेंडर पर, LPG सिलेंडर पर आधारित हो गए हैं। ठीक है, तो इसकी बात की जा रही है। तो ये कौन सा राज्य बना है बताइएगा। और आपको बता दें यहाँ पे गृहिणी सुविधा योजना भी चलाई गई थी। इस राज्य में गृहिणी सुविधा योजना भी चलाई गई थी। और गृहिणी सुविधा योजना साथ ही साथ केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना, दोनों का मिला जुला परिणाम यह है, क्योंकि दोनों योजनाएं उसी से संबंधित थी, दोनों का मिला जुला परिणाम है कि इस राज्य ने यह उपलब्धि हासिल की है। बताइएगा। यदि आपको ना पता हो तो आपको बता दें, यहाँ पे रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको देखने को मिलेगी। रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको पिन घाटी नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा। पिन घाटी नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। जो लोग बाइकिंग पसंद करते होंगे उनको बता दें, लाहौल स्पीति आपने सुना होगा ना, लाहौल और स्पीति ये स्थान है, ये यहीं पर आपको देखने को मिलते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पोस्ट ऑफिस जो है वो इसी राज्य में देखने को मिलता है। ठीक है, और ये कहां से संबंधित है? बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश में एक नेशनल पार्क भी आपसे पूछा जा सकता है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, उसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न, हाल ही में संपन्न हुई एंटी सबमरीन वारफेयर एक्सरसाइज सी ड्रैगन में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था? एक एक्सरसाइज हुई है जो कि एंटी सबमरीन वारफेयर एक्सरसाइज थी, जिसका नाम था सी ड्रैगन। तो सी ड्रैगन नामक एक्सरसाइज में, जो मिलिट्री एक्सरसाइज थी, उसमें कौन सा देश, नेवल एक्सरसाइज थी, उसमें कौन सा देश शामिल नहीं था? मतलब मल्टी, आप कह सकते हो कि बहुराष्ट्रीय ये अभ्यास था, सैन्य अभ्यास था। इनमें कौन सा देश शामिल नहीं था, आपसे पूछा जा रहा है। बताइएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा।
फास्ट जवाब दीजिएगा, कौन सा देश इसमें शामिल नहीं था? चलिए आपको बता दें, इसमें चीन शामिल नहीं था, और निश्चित रूप से आप सबने गलत जवाब दिया होगा, क्योंकि आपने ड्रैगन देखा होगा ना, सी ड्रैगन, तो निश्चित रूप से आप चीन को इन्वॉल्व रखे होंगे, चीन को अलग नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें चीन शामिल नहीं था। इसमें 6 देश शामिल थे, दक्षिण कोरिया, कनाडा, जापान, यूएसए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे कुछ सैन्य अभ्यास और याद रखने, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ हम करते हैं एक सैन्य अभ्यास ऑस इंडेक्स, याद रखना है, ठीक है। जैसे यूएसए के साथ हम करें तो युद्ध अभ्यास नामक, इस सैन्य अभ्यास का नाम ही है युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास नामक युद्ध अभ्यास हम इनके साथ करते हैं। ब्रज प्रहार नामक सैन्य अभ्यास हम इनके साथ करते हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जापान आपको देखने को मिल रहा है, जापान के साथ यदि हम बात करें तो वीर गार्जियन एक्सरसाइज 2023 में होनी है, वीर गार्जियन, तो गार्जियन नामक सैन्य अभ्यास हम इनके साथ करते हैं। बाकी मालाबार के बारे में आप जानते ही होंगे कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। इसके साथ साथ एक अभी मंगोलिया चर्चा में था, क्योंकि मंगोलिया ने रक्षा मंत्री को एक घोड़ा भेंट किया था। मंगोलिया के साथ भी हम एक सैन्य अभ्यास करते हैं जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट, यह भी आपको याद रखने की जरूरत है, नोमैडिक एलिफेंट। बाकी मालदीव के साथ हमने अभी आपको एक्वाबेरिन बताया था, हमने श्रीलंका के साथ अभी आपको सिलिनेक्स बताया था, हमने फ्रांस के साथ वरुण बताया था, सैन्य अभ्यास बताया था। तो इस तरह के काफी सारे सैन्य अभ्यास हैं, जैसे नेपाल के साथ हम सूर्य किरण नामक सैन्य अभ्यास करते हैं। तो बहुत सारे सैन्य अभ्यास हैं जो हुए हैं, जो हो रहे हैं, जो चर्चा में है, या कोई ऐसा देश जिसके साथ हमारे बेहतर संबंध है, किसी कारण से चर्चा में है, और उसके साथ हम कोई सैन्य अभ्यास करते हैं, तो वो हमें देखना जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम किस शहर से संबंधित है? बताइएगा, भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम किस शहर से संबंधित है? फास्ट जवाब, भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम किस शहर से संबंधित है, आपको बताना। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम किस शहर से संबंधित है? ये शहर वही है जहां पे आइकिया, एक फर्नीचर की कंपनी है, ठीक है, उसने अपना पहला भारत में जो सेंटर खोला था, शोरूम स्थापित किया था, वो इसी शहर में किया था। और पिछले दिनों अभी यहाँ पे एक भारतीय प्रधानमंत्री ने एक मूर्ति का भी अनावरण किया। अब आप समझ गए होंगे, बात हो रही है हैदराबाद की। चलिए इसको बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रही बायोपिक फिल्म चकदा एक्सप्रेस किस खिलाड़ी से संबंधित है? बताइएगा, चकदा एक्सप्रेस किस खिलाड़ी से संबंधित है? इनमें से 4 खिलाड़ियों के नाम दिए हुए हैं और चारों के चारों क्रिकेट खिलाड़ी हैं। आपको बताना है कि चकदा एक्सप्रेस नामक जो बायोपिक बन रही है वो किस खिलाड़ी से संबंधित है। और यदि अच्छा लगता है सेशन तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। शेयर ना भी कर सकते हैं, कम से कम लाइक और कमेंट जरूरी है, ठीक है, बताइएगा। देखो यहाँ पे क्रिकेट की बात हो रही है, सब क्रिकेट खिलाड़ी हैं, तो क्रिकेट की जो गवर्निंग बॉडी है वैश्विक स्तर पे, उसको बोलते हैं आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना वर्ष 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको दुबई में देखने को मिलता है, यूएई में है दुबई, आप सब जानते होंगे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और अभी हाल ही में इसके नए चेयरपर्सन बने हैं, इनका नाम है ग्रेग बार्कले, ठीक है, ग्रेग बार्कले इसके चेयरपर्सन है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत के संबंध में यदि हम बात करते हैं क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी की, तो बीसीसीआई भारत की क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है किसके नाम पे, तो ये महिला खिलाड़ी है, तेज गेंदबाज थी हमारी, जिनका नाम था झूलन गोस्वामी। तो झूलन गोस्वामी के नाम पर ये बायोपिक बन रही है, ये आपको याद रखना। इसको बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रही मिलक नदी का संबंध किस राज्य से? हाल ही में चर्चा में रही मिलक नदी का संबंध किस राज्य से है? बताइएगा। मिलक नदी का संबंध किस राज्य से है? 4 राज्य दिए हुए हैं, सिक्किम, नागालैंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। मिलक नदी बताइएगा। ये चर्चा में इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे कैट फिश की नई प्रजाति पाई गई थी, वो नाम आपके लिए जरूरी नहीं है, इसलिए उसका जिक्र यहाँ पे नहीं है, लेकिन नदी महत्वपूर्ण है, नदी को बताइए। फास्ट जवाब, आपको बता दें यहाँ पे कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जैसे रंगा पहाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सिंगफन हाथी रिजर्व, ठीक है,
यहाँ पे आपको एक नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा जिसका नाम है इंटंकी नेशनल पार्क। ये राज्य वही है जहां दिसंबर माह में हॉर्नबिल त्योहार मनाया गया था। हॉर्नबिल त्योहार, और हॉर्नबिल त्योहार कहाँ का त्योहार है? ये नागालैंड का त्योहार है। मतलब इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब है नागालैंड। इनकी राजधानी है कोहिमा, ये आपको याद रखने की जरूरत है। और जब हम हॉर्नबिल की बात करते हैं तो बार बार मैं आपको बताता हूँ कि एक त्योहार और है जिसको बोलते हैं पक्के पागा हॉर्नबिल। पक्के पागा हॉर्नबिल की बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यह वही राज्य है जहाँ पे आपको नामदफा टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जल विद्युत परियोजना चर्चा में थी, विवादों में थी? जल विद्युत परियोजनाएं अरुणाचल प्रदेश की यदि आपको याद है तो अवश्य बताइएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस शहर में ई गवर्नेंस पर 24वीं समिट का आयोजन किया गया? ई गवर्नेंस पर 24वीं समिट का आयोजन कहां पे किया गया, बताएं। ई गवर्नेंस पर 24वीं समिट की बात हो रही है, याद रखिएगा। आपको बता दें ई गवर्नेंस पर जो 25वीं, क्योंकि हम पुराना देख रहे हैं ना, अब 25वीं बैठक भी हो गई है और 25वीं समिट जो है वो जम्मू कश्मीर में आयोजित की गई। लेकिन आपसे क्या बोला जा रहा है? 24वीं के बारे में बात हो रही है क्योंकि ये पिछले साल जनवरी माह में बनाई जो है आयोजित की गई थी, और ये आयोजित की गई थी हैदराबाद में। तो 24वीं और 25वीं दोनों याद रखिएगा, लेकिन 25वीं महत्वपूर्ण है। एक तो नवीनतम है, दूसरा जम्मू कश्मीर में आयोजित की गई है। इस संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण आपके लिए ये हो जाती है। ठीक है, चलिए इसको बताइएगा। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला? वह कौन सा राज्य है जिसको जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला? 4 राज्य आपके सामने हैं, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इनमें से आपको बताना है। फास्ट जवाब, अच्छा है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, कौन सा राज्य महत्वपूर्ण है, आपको बताना। चलिए बताइएगा। फास्ट जवाब, देखो ये राज्य आपका है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश वाले रट जाइएगा इसको। हाल ही में चर्चा में रहा उल्फ ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है, बताइएगा। उल्फ नामक ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? अच्छा है, इन दिनों ये सक्रिय हुआ है, चर्चा में है, बताएं। और याद होगा आपको, पिछले दिनों मैंने आपको एक ज्वालामुखी बताया था, सीवलुच, जिनको याद हो। सीवलुच नामक ज्वालामुखी मैंने बताया था, जब बोला था कि वैज्ञानिक बोल रहे हैं ये फटने वाला है, तब भी मैंने बताया था। और जब ये 10 दिन बाद फटा तब भी हमने इसकी चर्चा की थी। हमने आपको एटना ज्वालामुखी के बारे में बताया था, काफी सक्रिय था ये। हमने आपको किलोइया ज्वालामुखी के बारे में बताया था, किलोइया ज्वालामुखी, जिसको हिंदी में कहीं कहीं देखने को मिलता है किलुआ बोलते हैं। हिंदी में किलुआ शब्द इसको इसके लिए प्रयोग करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं किलोइया ज्वालामुखी। यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सा कहाँ पे है। यहाँ पे बात हो रही है उल्फ ज्वालामुखी की, तो आपको बता दें ये ज्वालामुखी आपको देखने को मिलता है इक्वाडोर में। कहाँ पे है? इक्वाडोर में देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे सियुलुच है, मैंने आपको बोला था रसिया का ज्वालामुखी है। ठीक है, कम चटका प्रायद्वीप मैंने याद दिलाया था आपको। एटना ज्वालामुखी की बात करते हैं तो माउंट एटना कहाँ पे है? इटली से संबंधित हो जाता है, ये इटली का ज्वालामुखी है। ठीक है, किलोइया की बात करें तो हवाई द्वीप में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या भारत में भी कोई ज्वालामुखी हाल ही में सक्रिय हुआ था 2-3 साल पहले? तो हाँ, याद रखना है उसको। कहाँ पे देखने को मिलेगा? अंडमान निकोबार द्वीप में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो नवीनतम है उस पे नजरें हमें गड़ाए रखनी है। हाल ही में वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई, यह किस दिन मनाया जाएगा? वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा भारतीय प्रधानमंत्री जी ने किया था उस समय। तो ये किससे संबंधित है, क्यों मनाया जाना है इसको, ये आपको बताना है, और क्या तिथि होगी इसको मनाए जाने की। और अभी हाल ही में 2 दिवस और हैं महत्वपूर्ण जो मनाए जाने की घोषणा की गई है, इससे पहले ये नहीं मनाए जाते थे। और इन 2 दिवसों में यदि हम बात करें तो एक आता है आपका 14 जनवरी और एक आता है 14 अगस्त। ये 2 दिवस और मनाए जाने हैं। और तीसरा है बाल दिवस, वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 पुत्र थे, उन्होंने जो शहादत दी थी, उनकी जो आप कह सकते हो, उनको याद करने के लिए दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को। ठीक है, तो सिख धर्म से संबंधित हो गया। अब 14 जनवरी और 14 अगस्त की बात करते हैं। 14 जनवरी को हम मनाएंगे अब राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। क्या मनाएंगे, ये पूछा जा सकता है क्योंकि नवीनतम है।
राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाएंगे। 14 अगस्त को हम क्या मनाएंगे? 14 अगस्त के दिन हमारा भैया विभाजन हुआ था। तो 14 अगस्त पे जो विभाजन हुआ था और विभाजन के बाद जो कत्लेआम हुआ था, तो उस विभीषिका को याद करने के लिए दिवस मनाया जाएगा। तो विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में हम 14 अगस्त को याद रखेंगे। तो इसको भी याद रखना है। तो 3 महत्वपूर्ण दिवस जो नवीनतम है, इनके बारे में हमने चर्चा की। इसको बताइए, हाल ही में डेल्टा क्रोन नामक कोविड-19 का नया वायरस किस देश में पाया गया? देखो, हाल ही में ये शब्द जुड़ा है, इसका मतलब ये नहीं नवीनतम है। हमने बोला आपको कि हम जनवरी से देख रहे हैं, तो ये जो घटनाक्रम है ये जनवरी के में है, ठीक है, पिछले जनवरी के हैं। बताएं, हाल ही में डेल्टा क्रोन नामक कोविड-19 का नया वायरस कहां देखा गया? हालांकि कुछ नवीनतम प्रश्न भी इसमें रखे गए हैं। चलिए बताइएगा, डेल्टा क्रोन नामक कोविड-19 का नया वायरस किस देश में पाया गया? याद रखना है, ये मिला है साइप्रस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला शहर कौन सा होगा जहां वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है? भारत के किस शहर में वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है, आपको बताना है। 4 शहर हैं, चेन्नई, कोच्चि, कोलकाता, विशाखापट्टनम। वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत कहां पे हुई है, आपको बताना है। फास्ट क्विक जवाब बताइएगा, कहां पे हो रही है वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत? आपको बता दें, ये वही शहर है जो केरल राज्य से संबंधित है। बात हो रही है कोच्चि की। केरल की हम बात करते हैं तो आप जानते हैं यहाँ पे आपको शांत घाटी देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कभी कि भैया फूलों की घाटी कहाँ है, तो आप बताओगे उत्तराखंड में है। इसके साथ साथ यहीं का पड़ोसी राज्य है केरल, सॉरी गोवा। और गोवा से जुड़ा हुआ एक प्रश्न अभी हाल की एक परीक्षा में पूछा गया था और बच्चे गलत करके आए हैं, जबकि मैंने कई बार स्पष्ट किया है। डॉक्टर सलीम अली के नाम पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, एक पक्षी अभ्यारण्य है। तो परीक्षा में पूछा गया था डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, और बच्चे ने टिक कर किया था, हमारे भाई ने टिक किया था जो बिहार से ही थे, उन्होंने टिक किया था कि जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो क्लियर कर लीजिएगा, जब आपसे पूछ लिया जाए डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, तो आप टिक करोगे जम्मू कश्मीर को। आपसे पूछा जाए डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, तो आप टिक करोगे गोवा। दोनों स्पष्ट हैं। पक्षी अभ्यारण्य की बात होगी तो गोवा जाओगे, राष्ट्रीय उद्यान की बात होगी तो आप जम्मू कश्मीर जाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अपने राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए एक समझौता किया? किस देश ने अपने देश के राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए भारत से समझौता किया है? और ये चीफ, आप कह सकते हो गेस्ट के तौर पे आमंत्रित की गई थी, और जब ये आई थी भारत में तो इन्होंने ये समझौता किया भारत के साथ। जयशंकर के साथ विदेश मंत्री के साथ बैठक हुई थी और ये समझौता हुआ था। तो ये इनमें से कौन सा है? बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पनामा। बताएं, इनमें से कौन सा सही है? याद रखिएगा, ये देश है पनामा। ठीक है, और पनामा अपने आप में महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसकी राजधानी है पनामा सिटी, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। आपका आज का होमवर्क है, मध्य अमेरिकी देशों को जाके आप अच्छे से देखोगे, क्योंकि मध्य अमेरिकी जो देश हैं उनमें से कुछ देश हैं जो अटलांटिक से सीमा साझा करते हैं, कुछ देश हैं जो प्रशांत से सीमा साझा करते हैं, और एक दो देश ऐसे भी हैं जो दोनों से सीमा साझा करते हैं। तो इसको जाके नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भूगोल का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जाके अच्छे से कर लीजिएगा। नहीं आता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगली क्लास में मैं ही चर्चा करूंगा। हाल ही में 13वीं भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम की बैठक किस शहर में हुई? भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम की बैठक ये रेगुलर होती है। ठीक है, तो किस शहर में हुई है 13वीं, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा, याद रखिएगा ये वाशिंगटन डीसी में हुई। अगला प्रश्न, विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा, बताएं। फास्ट जवाब, विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण फरवरी माह में होना है, और यह महत्वपूर्ण है। और बता दें, जब मसालों की बात आती है तो मसालों में केरल टॉप पे है उत्पादन में, यह आपको याद रखना है। और ये बैठक आपकी मुंबई में हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट प्रश्न, और शायद एक प्रश्न और भी है, नहीं है, ये लास्ट प्रश्न है, ये बताइए।
किस तिथि को हम सेना दिवस के रूप में मनाते हैं? किस तिथि को हम सेना दिवस के रूप में मनाते हैं, आपको बताना है। किस तिथि को हम सेना दिवस के रूप में मनाते हैं? आप जानते होंगे जब भारत को सत्ता हस्तांतरित हुई थी, तो उसके बाद से देखने को मिलता था कि जो सैन्य संगठन था उसका भी हस्तांतरण हुआ था, उसको भी भारतीय जनरल को सौंपा गया था। और के एम करियप्पा का नाम आपने सुना होगा। अंग्रेजों से जब भारत को सेना सौंपी गई तो के एम करियप्पा उसके प्रमुख बनाए गए थे। इनका नाम भी आपको सुना लग रहा होगा। तो उन्हीं की याद में, उस दिवस की याद में ये मनाया जाता है। और ये बात आती है 15 जनवरी 1949 की। 15 जनवरी 1949 के इस दिन को याद करने के लिए हम मनाते हैं सेना दिवस। तो इसका सही जवाब है बी विकल्प। तो आज का जो ये सेशन था यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, अब बाकी के जो भी चर्चा है वो अगले सेशन में मिलेंगे। और परेशान नहीं होना है, आपका वार्षिकांक चल रहा है तो निश्चित रूप से मैं कंप्लीट करके आपको दूंगा। इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आवश्यकता पड़ेगी तो ये कक्षाएं जो हैं आपकी ये बढ़ाई भी जाएंगी। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।